बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, बजट 2021-22 अब आ चुका। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है या जो चैलेंज है वो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का या उसके टारगेट्स को अचीव करने का। स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो जो इलाके महरूमी का शिकार रहे या जो सौतेलेपन का शिकवा करते हमें हमेशा से नजर आते रहे, पहली दफा जनूबी पंजाब के लिए एक अलग बजट जो है वो एलोकेट हुआ है, जिसमें एक शहर का बजट जनूबी पंजाब के ही दूसरे शहर में तो लग सकता है, लेकिन वही बजट लाहौर या शेखुपुरा या उकाड़ा किसी भी शहर में खर्च नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात है इस बजट की, जनूबी पंजाब के लिए जो एलोकेट किया गया। आज के प्रोग्राम में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि पसमानदा इलाकों में तरक्की के जो अहदाफ हैं और 560 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स के बारे में, फिर पंजाब बजट 2021-22 की जो तजावीज़ हैं उससे जनूबी पंजाब की क्या महरूमी जो है वो दूर हो सकेगी, फिर क्या तरक्याती फंड्स के जो सियासी इस्तेमाल हैं जिसकी रिवायत हमें बहुत अरसे से देखने को मिल रही है, क्या वो रिवायत ख़त्म हो सकेगी, फिर कमज़ोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पंजाब बजट की तजावीज़ जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, इस पर हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले में तशरीफ़ रखते हैं मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही हमें ज्वाइन किया है जावेद फारूकी साहब ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर, आपसे शुरू करेंगे। गर्देजी साहब, फरमाइएगा सर, बजट आ चुका, बात वही है कि जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तरक्की के जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, दूसरी बात सर इसकी डिवीजन्स आप किस तरह से करेंगे, लाइक जो पसमानदा तरीन इलाके हैं उनको आप पहले देखेंगे या फिर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके पहले से चल रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे उनके अंदर मजीद एडिशन हो या रेनोवेशन के प्रोसीजर्स हों, आप किस तरह से डिवाइड करेंगे इसको सर, प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? ये पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ये बजट अल्लाह की मेहरबानी से अब बड़ा बेहतर और मुतवाज़न बजट आया है। और उसके मुतवाज़न बजट आने की बुनियादी वजह यह है कि पिछले जो 2-3 साल गुजरे हैं, जी जी। उस वक्त चूँकि फाइनेंशली हमारी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी और उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन्फोर्स किया गया। ठीक है। और उसकी वजह से जब डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया तो उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जो फंड्स रिलीज़ होते हैं वो इस तरह रिलीज़ किए जाएं कि वो जब टाइम एग्जैक्ट टाइम आ जाए कि उनके कंज्यूम करने का, उनको इस्तेमाल करने का। ठीक है। और उसकी वजह से ये 3 साल का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन गवर्नमेंट ने दिखाया उसका नतीजा है कि अब इकनॉमी में एक टर्न अराउंड आ रहा है। बिल्कुल अब आप देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है ना उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस शो करनी शुरू कर दी है। पिछला जो साल अब ख़त्म होने को है उसके शुरू में कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था कि इस ईयर एंड पे 3.9% ग्रोथ होगी, लेकिन आज अल्लाह के फजल से 3.9% ग्रोथ हमने अचीव की है। और कुछ लोग तो कहते हैं नहीं 4 प्लस। बिल्कुल ऐसे और यही कहना है। इस सूरत में अब गवर्नमेंट के पास एक फाइनेंशियल स्पेस थी। ठीक है। उसके हिसाब से उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने अपना जो डेवलपमेंट बजट है उसमें 200 2000 मिलियन से ज़्यादा का जंप दिया है, मतलब 2 अरब से ज़्यादा का जंप दिया है। तो और दूसरी बात जो आपने अपने शुरू के कलमात में भी कही कि जनूबी पंजाब के लिए अलहदा से बजट एलोकेट हुआ है और वो इस दफ़ा जो पहली दफ़ा काम हुआ है कि जनूबी पंजाब का एडीपी बुक ही अलहदा छप गई है और बाकी पंजाब की अलहदा बनी। और इसको रिंग फेंस इस तरह किया गया है कि जो वहाँ पे भी कोई स्लो मूविंग प्रोजेक्ट से अगर कोई सेविंग्स होती हैं तो वो विद इन साउथ पंजाब ही खर्च होंगी। पहले होता ये रहा है एलोकेशंस की, जब हम बात कर रहे हैं कि हम 33% हमने बजट एलोकेट किया जनूबी पंजाब को, पहले भी कई दफ़ा इतनी परसेंटेज एलोकेट हो जाती थी, लेकिन वो स्पेंड वहाँ नहीं होती थी। बिल्कुल सही। वो उनको रिलीज़ नहीं किया जाता था फंड्स और फिर मिड ईयर में
वो कहते थे ये स्लो मूविंग प्रोजेक्ट है, इनसे पैसे विड्रॉ कर लो। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही। वो एक्चुअली जब आप पिछले 5 साल की अगर एवरेज निकालें तो कभी भी जनूबी पंजाब में 17% से ज़्यादा बजट नहीं स्पेंड नहीं हुआ। सही सही। जबकि एलोकेशन उस वक्त भी इतनी 33% तक 32% तक हो जाती थी। बिल्कुल सही। लोगों को दिखाने के लिए हमने एलोकेट कर दिए। तो ये एक मेजर तब्दीली है। सही। और फिर दूसरी बात जो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ ना, इस बजट में एक सबसे अच्छी बात जो है वो वेरियस सेक्टर्स को बैलेंस किया गया है। अच्छा। आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसिस होता है या कोई किसी खास प्रोजेक्ट पे एम्फेसिस होता है। तो इस बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स को ना इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स का बजट जो है बिल्कुल बिल्कुल वो डबल हो गया। सही। इसी तरह वुमेन डेवलपमेंट का बजट बहुत बढ़ा दिया गया बिल्कुल ऐसे ही। है। और ये वो सेक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली सफ़र करते थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसे सेक्टर हैं कि ये इसको आप कोई क्वांटिटेटिवली कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही होती, मैयर नहीं कर सकते, मैयर इस तरह नज़र नहीं आ रहा कि जैसे एक सड़क बन गई नज़र आ रही कि ये सड़क बन गई है, ये ओवरहेड ब्रिज बन गया है, ये लेकिन ये फैक्टर्स ऐसे हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर हो, वुमेन डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन सोसाइटी की डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इन रोल की वजह से जब ये इन सेक्टर्स पे काम किया जाता है तो हमें याद है कि हम अपने बचपन में देखते थे मुख्तलिफ जगहों पे प्ले ग्राउंड्स होते थे, प्ले ग्राउंड्स में शाम के वक्त गेम्स हो रही होती थी। वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, तो वो इसी तरह डेवलप होती थी। और उससे एक माशरे में एक जीत और हार का जो एक स्पोर्ट्स में कॉन्सेप्ट आता है ना, तो वो सारे सेक्टर्स को इक्वली जो कंसंट्रेट किया गया। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर फरमाइएगा, जिस तरह से मैंने भी अपने इंट्रो में यही बात की, सर भी यही बात फरमा रहे कि इससे पहले जब भी बजट आते थे तो उसका सर ने फिगर भी दिया कि 17% जो है वो स्पेंड होता था, लेकिन इस दफ़ा कोशिश है कि ये सारा का सारा बजट एलोकेट जो किया गया वो वहीं पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। आपको कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं, और अगर ये हो जाता है, फुली तौर पर भी हो जाता है, तो फिर जनूबी पंजाब की जो महरूमी है जिसका हमेशा से शिकवा किया जाता रहा है वो दूर हो सकेगी? आपका शुक्रिया। पहले सबसे खुशी की बात तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा बजट दिया, और इसी तरह सूबे पंजाब में भी बहुत अच्छा बजट आया, और मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ये तस्लीम किया कि पहले 2 सालों में उस तरह जिस तरह इनकी ख्वाहिश थी या जिस तरह इनका मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस तरह हालात ने इजाज़त नहीं दी। कोविड आ गया और मसाइल आ गए, जिसकी वजह से जो ये चाहते थे पूरे पंजाब में तरक्की लाना, सिर्फ खाली साउथ पंजाब की बात नहीं थी, वो उस तरह नहीं हो सका। अब चूँकि बेहतर GDP आया है, तकरीबन 4% के करीब है, लिहाजा हमारे पास एक रेवेन्यू आ गया है, बजट आ गया है। अब ये मौका है, और उमूमन देखा गया है जब पॉलिटिकल पार्टीज जो आती हैं इक़्तिदार में, तो शायद वो पहले 2-3 साल उनको पिछला गन साफ करते हुए, नए चैलेंजेस कबूल करते हुए, या ये कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि वो जो अपोजिशन में आ जाते हैं वो उनको काम भी नहीं करने देते, तो मुख्तलिफ असबाब आ जाते हैं। अच्छा रहा ये जो आपने साउथ पंजाब का, बड़ी खुशाइंद बात है कि मिनिस्टर साहब भी वहीं से हैं और ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि साउथ पंजाब में आप जाएं तो ये आपको लगता है जैसे बलूचिस्तान के बाद कोई अगर इलाका पाकिस्तान में पीछे रह गया है, और वो साउथ पंजाब है। और इसीलिए वहाँ पर जो लोग, हत्ता कि वो सिंध में भी लोग कहते हैं शायद सिंधियों को इतना हक तो नहीं है, लेकिन साउथ पंजाब वालों को तो पूरा हक था कि तख्ते लाहौर का नाम लें और ये कहेंगे जी सारी डेवलपमेंट लाहौर या मेन सेंटर जो नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में हो रही है। चलें ये तो था तासर, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एलोकेशन पहले भी हुआ करती थी। बिल्कुल सही।
लेकिन वो एलोकेशन जो है वो होने के बावजूद जब वो स्पेंडिंग नहीं होती थी तो उसकी एक वजह ये थी तमाम दफातर जो थे वो तो सारे लाहौर में बैठे थे। अब कुछ अर्से से 3-4 सालों से बहुत सारे दफातर जो हैं वो साउथ पंजाब में चले गए हैं, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटिवली इस वक्त कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है। अच्छा, जब कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है और मैंने ये देखा, मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ जो वहाँ पर गए हैं, हमारे सेक्रेटरी गए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी गए हैं, वो ज़्यादातर साउथ से ही हैं। ठीक है, बड़े काबिल लोग हैं। बेशक साउथ और नॉर्थ की कोई हमें सिर्फ तमीज़ नहीं करना है क्योंकि तमाम इलाके हमारे ही हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी जो बंदा लाहौर का रहने वाला है वो लाहौर पर तवज्जो देता रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब ये कि आपका जो हमने सवाल किया, इन्होंने बिल्कुल सही कह दिया कि तमाम सेक्टर्स पर तवज्जो होगी, टेंजिबल भी होंगे, इंटेंजिबल भी होंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा दोनों पर तवज्जो दीजिए। अगर एक वहाँ पर उन्होंने जो डेवलपमेंट की है मियाँ शहबाज शरीफ ने, उन्हें क्रेडिट जाता है तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी क्रेडिट जाए, नज़र आए, और वो नज़र आएगा। मसलन वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है, लेकिन लिटरेसी रेट के बावजूद बहावलपुर का जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। जी वेलकम बैक, सॉरी फॉर इंटरप्ट। सर आप प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, साउथ पंजाब को पहली गवर्नमेंट ने भी कहा था कि इसे सूबा बनाया जाएगा, और ये जो एलोकेशन हुई है ये उससे नेक्स्ट स्टेप है। और ये जो मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, अब चूँकि हालात बदल गए हैं और साउथ पंजाब में लोगों में अवेयरनेस है, और बज़ाहिर अब मुझे लगता है कि अक्रॉस द पार्टी एक यूनिटी है कि ये इलाके में डेवलपमेंट हो। लिहाजा जो हुकूमत में है, अपोजिशन में, अपने अपने इलाकों में वो डेवलपमेंटल काम करें और वो नज़र आए, वो तालीम भी हो, सेहत भी हो, स्पोर्ट्स भी हो, और ख़ासकर जो जेंडर की इन्होंने बात की, वुमेन डेवलपमेंट की भी वो बात हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खाली साउथ पंजाब की तरक्की एक इलाके की नहीं होगी, वो सिंध में भी जाएगा, बलूचिस्तान में भी जाएगा उसके साथ, और पंजाब में भी आएंगे, पूरे पाकिस्तान में आएंगे। तो मैं समझता हूँ लेट्स मेक इट ए मॉडल, साउथ को बनाया जाए, और ये यकीनन खाली हुकूमत का काम नहीं है, अपोजिशन का भी है, अवाम का भी है, इदारों का भी। बिल्कुल सही। अच्छा फारूक साहब फरमाइएगा, जिस तरह से हम जनूबी पंजाब की चूँकि बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के ऊपर जितनी तवज्जो की ज़रूरत थी वो कभी भी नहीं दी गई, स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वही पैथेटिक तरीक़ेकार है,
जो सदियों से चले आ रहे हैं, कभी पिछली हुकूमतों ने इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, उसको मॉडिफाई करने की कभी कोशिश नहीं की, टेक्नोलॉजी नहीं लाने की कोशिश कभी भी नहीं की, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त चल रही है। ये तो सिर्फ एक एग्रीकल्चर का सेक्टर है जो हमारे रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, बाकी किसी भी चीज़ों के ऊपर भी उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया। अब आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस हुकूमत से और इस बजट से? देखें, कोई भी जब हुकूमत आती है तो जब चली जाती है तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये क्या डिलीवर करके गई है। तो आप अगर हिस्ट्री पर नज़र डालें तो कोई ना कोई, हर हुकूमत का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है किसी ना किसी एरिया में। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हुकूमत जो है, ये मैं ये समझता हूँ कि जब 5 साल इसके मुकम्मल होंगे तो उसमें हमें एक वाज़ेह तौर पर एक तब्दीली ये देखने को मिलेगी कि ख़ास तौर पर साउथ पंजाब के हवाले से कि जो बातें कही जाती थीं, जो गिले शिकवे किए जाते थे साउथ पंजाब की महरूमी के, कुछ ना कुछ मदावा आपको उसका ज़रूर होता हुआ नज़र आएगा। सही। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर इस चीज़ की निशानदेही ये करूँ कि जैसे गर्दीजी साहब ने कहा कि साउथ पंजाब के लिए अलग बजट जिस तरह से एलोकेट किया गया है, 189 बिलियन का बजट जो है तरक्याती बजट सिर्फ साउथ पंजाब के 3 डिवीजन्स के लिए रखा गया है। तो उसकी रिंग फेंसिंग की गई है और वो उसको इसलिए ताकि इसे यकीनी बनाया जाए कि ये यही खर्च हो। बिल्कुल। इससे पहले ये था कि साउथ पंजाब का बजट है तो हमने उठाकर कहीं ऑरेंज लाइन पे लगा दिया, बिल्कुल ऐसा ही है, मेट्रो बस पे लगा दिया या किसी और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो आपके शोकेस प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपने लगा दिया ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ताकि हम इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें, जीत सकें। तो लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं उसमें बहरहाल एक चेंज नज़र आ रही है। तो इसका बुनियादी तौर पर देखें फ़ायदा तो होगा, इस लिहाज से फ़ायदा होगा कि एक तो यह है कि जनूबी पंजाब से जो बड़े शहरों की तरफ, ख़ास तौर पर लाहौर की तरफ और दूसरे शहरों की तरफ एक लोगों का इंतकाल आबादी जो है वो एक रुकेगा, सिलसिला रुकेगा, बड़े शहरों के ऊपर दबाव कम होगा और उन शहरों को वहीं पर जब उनकी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी तो उनका ये बुनियादी राइट है, ये कोई एहसान नहीं हम कर रहे, ये उनका बुनियादी राइट है। जनूबी पंजाब को अगर आप देखें तारीखी तौर पर तो ये बहुत हर लिहाज से बहुत एक जरखेज़ और धरती है। यानी जब पाकिस्तान बना तो रियासत बहावलपुर जो थी वो एक बड़ी प्रॉस्पर स्टेट थी कि उसने पाकिस्तान का पहला बजट बनाने के लिए वहाँ से जो था आपके ख़जाने के अंदर कंट्रीब्यूट किया गया एक अच्छी हैंडसम अमाउंट। तो एग्रीकल्चर के हवाले से शुरू से वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो बाद में आपका जो हुआ इंडिया के साथ सिंध तास एग्रीमेंट हुआ, उसने बहुत ज़्यादा उसको मुतासिर भी किया इस इलाके की एग्रीकल्चर को। तो ये अभी कल बात हो रही थी तो वो आपके जो मुशीर ज़राअत हैं वज़ीर-ए-आज़म के, वो ये बता रहे थे कि हम जनूबी पंजाब के अंदर जो कॉरपोरेट फार्मिंग है उसको ला रहे हैं और जो मज़ारे हैं, जो गरीब काश्तकार हैं उनको ज़मीनें दी जा रही हैं, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा जब, तो ये ऑलरेडी एक फूड बास्केट थी हमेशा से ये इलाका, तो इसके अंदर पोटेंशियल है, पहले से पोटेंशियल है। अगर आप उसको फोकस कर लें इन इलाकों को और वहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स दें, वहाँ पर तालीम दें, वहाँ पर हेल्थ की सहूलियात दें, जो कि ये गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को फोकस किया भी है, तो कोई वजह नहीं है कि उन इलाकों के अंदर आप जो खते गुर्बत से नीचे लोग रहते हैं आप उन्हें ऊपर उठाएं और मिडिल क्लास का जो साइज़ है वो बड़ा करने में आपको मदद मिल सकती है और वो जो एक माजी था जनूबी पंजाब का खुशहाली का, आप उसे वापस ला सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा गर्देश साहब, हम चूंकि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो छोटे बड़े किसान को खुशहाल करने के लिए इक्वली हमेशा यही शिकवा किया जाता रहा कि छोटे किसानों को उस तरह से जो है वो सब्सिडाइज नहीं किया जाता या उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, इस तरह से बड़े किसान को दी जाती है। सर इक्वली उसको किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन किसानों में? और सर एक बड़ी अहम बात, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में लाना और इंट्रोड्यूस करवाना, फिर उसकी आगाही देना, लोगों को प्रैक्टिस करवाना, एक्सरसाइज करवाना, इसके ऊपर कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं? एक तो पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि आपने जो कहा है ना कि फैसिलिटीज़ छोटे किसान को नहीं दी जाती थी और बड़े किसान को दी जाती थी, फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में दी नहीं जाती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रायोरिटी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता फ़र्क ये था कि बड़ा किसान जो है उसके पास कोई ऐसा मार्जिन निकल आता था जिससे वो कोई इन्वेस्ट कर लेता था और वो बेहतर रिजल्ट ले लेता। छोटे किसान के पास ये वो मार्जिन नहीं था। इसके लिए हमेशा ऐसी सूरत हाल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बड़ी
ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर क्रेडिट की। जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट इस मकदार में मुहैया करे कि वो फार्मर जो है ख़ास तौर पे छोटा काश्तकार वो क्रेडिट फैसिलिटी से वो अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके और वो अपनी बेहतर फसल हासिल कर सके। और यही फ़र्क करने के लिए ये चीज़ें एग्रीकल्चर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के लिए हम माजी में भी ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते रहे कि जो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उस रेशो से ही एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलना चाहिए बाकी सेक्टर्स को। और यहाँ पे ऐसा भी होता रहा है कि बैंक्स स्टेट बैंक को जुर्माना भर देते थे लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं देते थे। तो अब चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट का फोकस है तो अब क्रेडिट पे भी अब तवज्जो हो रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बाकी जो कुछ फैसिलिटीज़ देनी शुरू की हैं, सब्सिडीज़ भी कुछ देनी शुरू की हैं, तो उससे आप देखें कि अब अल्लाह के फजल से पिछले एक साल में एग्रीकल्चर ने एक बेहतर ग्रोथ शो की है। उस बेहतर ग्रोथ का अल्टीमेट नतीजा है कि फिर जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है तो उसी तरह फिर जो मार्केट इकॉनमी है उसमें भी एक तेज़ी आई है। और उससे जब एक देहात में पैसा गया है तो वो पैसा फिर वो देहाती या ज़िम्मेदार जो है वो शहर में आके खर्च करता है। वो कोई मोटरसाइकिल लेगा, कोई और चीज़ लेगा। दूसरी बात आपने इकॉनमी को एक उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इकॉनमी पे वो आता है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात जो टेक्नोलॉजी की आपने की है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत पहले 60s में 1960 में या कोई उस ज़माने में बहुत पहले ट्रैक्टर आ गया। हमने ये समझ लिया कि हमारे पास ट्रैक्टर आ गया है तो हम मैकेनाइज हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि ट्रैक्टर एक सोर्स ऑफ पावर है। फिर ट्रैक्टर के साथ एक रवायती किस्म का हल आता था और एक ब्लेड, ये दो चीज़ें लगा लेते थे और हम कहते थे हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर है। हमने वो बैलों का सिस्टम ख़त्म कर दिया, ये देखें जी ट्रैक्टर से हल चला रहे हैं। अच्छा, अब वक्त ऐसा आ गया कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जो मशीन हैं या जो इम्प्लीमेंट्स हैं या जो टूल्स हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उन सोफिस्टिकेटेड टूल्स को हमने प्रॉपरली फार्मर तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया या उनको हमने फार्मर को फैसिलिटेट नहीं किया कि उन टूल्स को वो ले सके। और इसमें सबसे अहम दो इम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक वो जो सोइंग के वक्त काम आते हैं बिल्कुल, और एक वो जो हार्वेस्टिंग में काम आता है। बिल्कुल। अच्छा, सोइंग में हमारी प्रेसिजन नहीं होती थी। इस वक्त दुनिया में एक जो बात की जाती है एग्रीकल्चर पे वो प्रेसिजन एग्रीकल्चर की जब प्रेसिजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें हर चीज़ में हमें बिल्कुल एक्यूरेसी और प्रेसिजन चाहिए होती है कि सीड की डेप्थ इतनी हो, उसमें फासला इतना हो, उसमें उसको मॉइस्चर इतना मिले। तो अब आके हमने इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया। अब गवर्नमेंट ने फार्मर्स को फैसिलिटेट किया है कुछ मशीनरी को सब्सिडाइज करके ताकि गवर्नमेंट, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ अभी भी डिमांड ज़्यादा है और गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटेट कर रही है वो पूरी डिमांड को मीट नहीं कर रही। और इंशाल्लाह जैसे गवर्नमेंट के हालात बेहतर होंगे और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से ज़्यादा फंड्स इस मामले में एलोकेट कराएं। और दूसरा, जैसे मैंने सोइंग की बात की, इसी तरह हार्वेस्टिंग में इस वक्त की जो स्टडीज़ हैं हम 10 से लेके 25% तक मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ हार्वेस्टिंग लॉसेस बेयर करते हैं। कोई भी फसल हो, चाहे हमारी सब्जियों की हो, चाहे फलों की हो, चाहे हमारे अनाज की फसलें हो। टेक्नोलॉजी की वजह से हमें लॉस होता है, टेक्नोलॉजी हमें प्रॉपर ना होने की वजह से ये हमें लॉस हो रहा है। और अगर आप आज गंदम में 10 से 20% का लॉस जो हमारे
हार्वेस्टर हैं, जो इस वक्त हार्वेस्टर हम चल रहे हैं, वो ऐसे हार्वेस्टर हैं जो पुराने कंडम हुए हुए हम ले आए हैं रीफैब्रिकेट करके उनको चला रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि उनके ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है और मजीद उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है। अब हमने कोशिश की है कि मॉडर्न मशीनरी आए, ठीक है, मॉडर्न, साथ साथ हम अब जो दूसरे स्टेप्स ले रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर्स आना चाहें, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के तौर बिल्कुल पे, सही, ये तो बड़ा बेस्ट पॉइंट है। उन पे सर्विस प्रोवाइडर्स पे जो सर्विसेज पे सेल टैक्स था, वो पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल खत्म कर दिया। सही है, बिल्कुल सही, उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है सर, ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स को एक इंसेंटिव मिले और वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें? दूसरी बात ये कि अगर जब हम जनूबी पंजाब की या हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो सर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सर ने भी बात की और बहुत ही पसमानदा है, ना पानी है वहाँ पर साफ, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, वहाँ पर स्कूल्स नहीं है, BHUs नहीं है। सिंपली अगर हम बात करें तो उन्हें सेहत की फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो सर आपको क्या लगता है, हुकूमत की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो बहुत अरसे से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बजट खा रहे हैं उनके ऊपर होना चाहिए, फिर बैलेंस होना चाहिए? किस तरह से बैलेंस कर सकती है गवर्नमेंट इसके ऊपर? मेरा ख्याल जितना अच्छा इन्होंने एग्रीकल्चर का बता दिया है उसमें मैं ऐड क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ, तारीख़ का भी थोड़ी सी मईशत भी पढ़ी है। जी जी। शायद जनूबी पंजाब पाकिस्तान का सिंध के बाद अभी तक वो हिस्सा रह गया जिसमें बड़े ज़मींदार हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिन ममालिक ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है उन्होंने बड़े रीज़नेबली उनको साइज़ को कम किया है। सही। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, यू पीरियड में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें ट्रैक्टर भी आया, खाद भी आई और चीज़ें भी आई, उससे फिर वो जो कहते हैं कि एग्रेरियन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसी तरह इंडस्ट्री रेवोल्यूशन भी आया। सही। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो तरजीहात थी, भुट्टो ने भी रिफॉर्म्स करवाई, लैंड रिफॉर्म्स करवाई, वो भी पेपर्स में रही, ठीक है, वो प्रैक्टिकल शेप उसकी दिखाई नहीं थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, पावरफुल लोग बैठे हैं, इत्तेफाक से इन्हीं इलाकों से हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं, अगर ये वो लोग जो कि उस इलाके के हकीकी बासी भी हैं, नुमाइंदे भी हैं और उनके दिलों में ये दर्द भी मौजूद है कि हम अपने लोगों को हमें आगे लेके जाना। रहा आपका दूसरा सवाल कि देखिए, जब तक कि हम सेहतमंद माशरा पैदा नहीं करेंगे, तो सेहतमंद माशरा पैदा करने के लिए सबसे पहले तो आपको हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर तवज्जो देना पड़ेगी। प्लस ये आपने कहा साफ पानी वाला, अभी भी जिक्र, मेरी कोई डिबेट हो रही थी, इंडियन कोई यूट्यूबर है बहुत ही कटड कह लीजिए, उनका है मोदी साहब का सपोर्टर, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहा कि जी हमारे यहाँ भी इतने % लोगों को टॉयलेट की सहूलत नहीं है। तो बाज़-औक़ात हमें ये जो लोग सर्वे करके दे देते हैं, रिपोर्ट करके देते हैं, हम ज़्यादा सोच के नहीं देते। इंडिया में तो करोड़ों बंदे टॉयलेट ही नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे तो 60 to 70% देहातों में रहते हैं जिनमें टॉयलेट का नेचुरल निज़ाम है। जो 40% रहते हैं उनको आप कह सकते हैं, वो भी अर्बनाइजेशन की वजह से। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब हम साउथ को फोकस कर रहे हैं तो इस तरह की अनरूली अर्बनाइजेशन ना हो जो कराची और लाहौर में हम देखते हैं, जो मुल्तान में भी हमें नजर आती है कि हम लोग जो उठा गांव से, जैसे आपने कहा गांव से उठा शहर में आ गया, हम क्यों ना कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे छोटे गाँव में, और ये जो साउथ है यहाँ पर तो हैंडीक्राफ्ट्स के तो बड़े बड़ी माहिर खवातीन बैठी हैं जो कि मिडल मैन यहाँ से लेता है लाहौर कराची, फिर बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। तो मैं आपके जो सवाल है, देखिए लाजमी उनको साफ पानी चाहिए, उनको अच्छी तालीम चाहिए, उनको अच्छा माहौल चाहिए। जब वो भी, ये वो तबका है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का 30 to 40% है, खाली मैं साउथ की बात नहीं करता, तो ये हम इनको, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग तभी कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले हमें मेजर प्रोजेक्ट तो जारी रहना, जो मेगा प्रोजेक्ट वो जारी रहे, ठीक है। मगर अब की जो फोकस करना है ना, इन सबाल्टर्न पर करना है, आम लोगों पर करना है। अगर हम आम लोगों पर कर गए तो मैं ये समझता हूँ, जैसे उन्होंने कहा 5 साल गुजरे, इंशाल्लाह जब वो गुजरेंगे
तो लोगों को वाज़े तौर पर नज़र आएगा माशरे में तब्दीली, सेहतमंद माशरा, पानी की वजह से, तालीम की वजह से, अच्छे माहौल की वजह से, और ख़ासकर ये जो रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन है, इसको हम अगर रोक पाए तो अर्बन एरिया भी बच जाएंगे और देहातों में भी आपको तमाम फैसिलिटीज दी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। बिल्कुल सही। अच्छा फारूकी साहब फरमाइएगा, एक बड़े अरसे से एक ट्रेंड चला आ रहा है जो रवायती तकसीम होती है इन फंड्स की, चाहे वो बजट के फंड्स हों या वैसे फंड्स रिलीज किए जाएं तो उसको सियासी तौर के ऊपर उसकी डिवीजन होती है। उसकी रिवायत खत्म हो सकती है, इस हुकूमत में खत्म होगी, अगर होगी तो उसका क्या तरीका कार है, किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाए इन चीज़ों पे? देखें, ये जो आपने पॉइंट आउट किया ना, ये दो तरह की है आई थिंक कि जो इम्तियाजी सलूक जो आप जिसे कहना चाह रही हैं, जी। दो तरह की है। एक तो यह है कि हम ऐवानों में देखते हैं, सुनते हैं कि जो भी ऐवान होता है उसके अंदर अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि हमारे हलकों में फंड्स नहीं दिए जा रहे और हुकूमत सिर्फ अपने इलाकों ने अपने जो जीते हुए MPAs या MNAs हैं उनको फंड्स दे रही है। अच्छा। दूसरी ये बात है कि यानी कि इलाकों के हवाले से कि जो एक हम जो पहले बात कर रहे थे कि साउथ पंजाब का ये गिला रहा है कि उन्हें फंड्स नहीं मिलते और सारे के सारे सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब के अंदर खर्च हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको ठीक किया जा सकता है, ख़त्म की जा सकती हैं। जैसे अगर इस हुकूमत ने ये तरजीह बना ली है कि आपने साउथ पंजाब को उसकी महरूमियों को दूर करना है, तो उसका एक बड़ा अच्छा एक तरीका उन्होंने इख्तियार कर लिया कि उनको जो फंड्स हैं जिस जगह के लिए एलोकेट किए गए हैं वहीं पर लगें। ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी जो आपकी 18वीं तरमीम में जिसका बड़ा गलगला रहता है, उसके अंदर जब ये कहा गया NFC जब तश्कील पाया तो उसके साथ ही ये कहा गया था कि PFC भी बनेगा इसके बाद, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनेगा। और वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्या था, अब ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये उससे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती एक शक्ल है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप फंड्स दे रहे हैं और उनको पाबंद बना रहे हैं कि इन इलाकों के अंदर ये खर्च होंगे। तो क्यों ना इसको बाकायदा तौर पर वो एक आईनी जो एक तकाजा है उसे भी पूरा किया जाए कि आप PFC बना दें, और फिर हमेशा के लिए ये बहस खत्म हो जाएगी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट ये कहे कि वो नज़रअंदाज हो गया है या कोई इलाका ये कहे कि नज़रअंदाज हो गया है। फिर वो बिल्कुल ग्रास रूट तक, नीचे तक वो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वो सिस्टम नीचे तक जाएगा, फंड्स नीचे तक जाएंगे और कहीं भी महरूमी नहीं रहेगी, कहीं भी गिला नहीं रहेगा। तो ये बहुत क्या ही अच्छा हो कि अगर हुकूमत इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे। मैं दूसरी बात ये है कि देखिए, ये अगर ये सिलसिला जो है ये डेवलपमेंट का, ये अगर आप इसको इस तरह से लेकर चलते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा खामोश इनकलाब होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जब उनके हकूक़ देते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, उन्हें सेहत की सहूलियात देते हैं, उन्हें एक अच्छा एक एनवायरनमेंट देते हैं रहने के लिए, सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा देते हैं, तो उससे खुद ब खुद इसके बड़े देरपा और दूररस सियासी असरात भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। लोगों के अंदर एक एतमाद आता है। और साउथ पंजाब के हवाले से माजरत के साथ एक बात कहूँगा कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि इलेक्टेबल्स ज़्यादा होते हैं, कि लोग जो हैं उनका अपना असर और रसूख ज़्यादा होता है। इसका क्या मतलब है कि लोग जो हैं शायद वो कोई सियासी शऊर नहीं रखते। अगर कहीं ऐसी बात है भी तो ये जो एक तरक्की का आप रास्ता खोल रहे हैं, दर खोल रहे हैं, इसके ज़रिए आप ना सिर्फ ये है कि आप उन्हें डेवलपमेंट दे रहे हैं, बल्कि एक शऊर का भी एक ऐसा खिड़की खोलेंगे कि जिसके बाद आपको एक बिल्कुल बदली हुई फिजा नजर आएगी। बिल्कुल सही। गद्दी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सियासी इस्तेमाल है इन फंड्स का, जाहिर है MNA ने भी अपने हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, MPAs ने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, लेकिन सिर्फ इन फंड्स की बेसिस के ऊपर कि जहाँ पर पहले से काम हो चुके हैं वहाँ पर दोबारा काम करवाते रहना और फिर वही बात के इलाके दूसरे जो है वो महरूम रह जाएं, तो इस चीज़ की रिवायत ख़त्म होगी इस बजट में या इस दौरे हुकूमत में? देखिए, पहली बात तो ये है कि फारूकी साहब ने जैसे जिक्र किया ना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है ये आज से काफ़ी अर्सा पहले, पिछले 10 साल से पहले जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, बल्कि मुशर्रफ दौर
अच्छा। में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है। और उस वक्त इंट्रोड्यूस कराने का मकसद यही था कि रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। बिल्कुल सही। और पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे सूबों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पॉपुलेशन के बेस पे, इसी तरह फिर आगे सूबे जो हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि किसी का हक ना मारा जाए। लेकिन फिर बाद में आने वाली गवर्नमेंट्स ने वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को रिडंडेंट कर दिया। ठीक है। कागजों में आज भी एग्जिस्ट करता है लेकिन प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता, इम्प्लीमेंट नहीं। लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट पैकेज के नाम पे बजट में एलोकेशंस जो की गई है ना वो उसी फाइनेंस कमीशन की तर्ज पे की गई है। अच्छा। और वो डिस्ट्रिक्ट पैकेज जो है वो उसी हिसाब से दिए गए हैं कि जिस तरह जो सूबों की राइट बनता था या जो रिक्वायरमेंट थी या जो रिक्वायरमेंट। दूसरी बात जो आपने की है ना कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देंगे और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वही जहाँ काम हुआ है वहीं कर जाए। एक बात मैं यहाँ पे वाजे कर दूँ कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने फंड्स तो नहीं इस्तेमाल करने होते, वो तो सिर्फ प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे। फंड्स तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स करती हैं उनको इस्तेमाल। लेकिन प्रायोरिटी जब इस्तेमाल करने लगते हैं ना तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे पब्लिक का इतना प्रेशर होता है कि वो बड़ा सोच समझ के उसको वो प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती हैं कि पब्लिक की तरफ से कहाँ ज़्यादा डिमांड है मैं उसको मैं केटर करूँ। ये पॉइंट ये एक्चुअली कि जो ये पब्लिक का अपने नुमाइंदे पे एक प्रेशर होता है कि जी ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करे। दूसरी तरफ वो कहता है और उसको बड़ा वे करना पड़ता है कि ये प्रायोरिटी मैं इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं। और वो अल्टीमेटली वो पब्लिक प्रेशर के मुताबिक ही वो प्रायोरिटी लगाता है। और ये मिसकंसेप्शन है कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई गलत मंसूबा, बल्कि मेरा जो 30 साल पॉलिटिकल करियर है मैं इसमें यही देखता हूँ कि अगर किसी ऑफिशियल को या किसी ब्यूरोक्रेट को कहेंगे तो वो उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा पब्लिक का कि जी मैंने ये काम करना है या नहीं, वो उसकी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ गई। लेकिन पॉलिटिकल जो नुमाइंदा होगा उस पर पब्लिक का प्रेशर होगा कि हमारी ये ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ये चाहिए। और कई दफ़ा मतलब हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ती, ये देख लें जी हमारी ये ज़रूरत है, हमारी ये ज़रूरत अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन पे हमारे पास ना आइए। यही तो ब्लैकमेलिंग होती है। ब्लैकमेलिंग वो ज़रूरत के तहत होती है, ज़रूरत देखते हैं वो ये देखें जी हमारे ये हाल या फिर आपकी भी प्रायोरिटी वही होगी जो आवाम की रिक्वायरमेंट। अगर कोई किसी को फेवर पब्लिक नुमाइंदा किसी को फेवर भी करना चाहे तो फिर भी वो पब्लिक का एक प्रेशर उस पर आ जाता है कि वो देखें जी फलां जगह आपने इतने फंड्स एलोकेट कर दिए और फलां जगह हमारा ये प्रोजेक्ट रह गया, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारी तरफ क्यों नहीं लगाया। तो ये एक ऐसा एक अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम है कि वो फिर वो फंड्स मिसयूज नहीं होते। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की अटमोस्ट कोशिश होती है कि वो उसी जगह लगाए जाए जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर फरमाइएगा, ये जो नुमाइंदे होते हैं इलाकों के, उनके ऊपर ज़ाहिर जैसे कि सर ने फरमाया कि प्रेशर होता है, सर इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए बल्दियाती इदारे या बल्दियाती नुमाइंदे कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इस हुकूमत की कॉन्सेंट्रेशन आप किस तरह से देख रहे हैं उसके ऊपर? अनफॉर्चुनेटली जो भी डिक्टेटर आया उसने फोकस बेसिक डेमोक्रेसीज पर दिया, और जो कि बहुत अच्छी बात थी। अयूब ने दिया, ज़िया ने दिया, मुशर्रफ ने दिया, और मुशर्रफ का तो मॉडल जैसे इन्होंने कहा बहुत ही कामयाब गया। डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल्स दी जाती हैं। अच्छा, मैं चूँकि क्रिकेट खेली तो मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ। उन्होंने गली महलों में तो खेलने दिया, शीशे वगैरह खिड़कियाँ तोड़ने दी, लेकिन मैदान में कौमियत, पाकिस्तानी कौमियत बेदार नहीं हुई।
अच्छा, उसका जवाब हमने क्या दिया, नेशनल असम्बली ने डिसेंट्रलाइज करके जो 18वीं तरमीम हुई, बहुत अच्छा स्टेप है कि आपने सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात दी। बिल्कुल ठीक है। अब उससे हमें आगे बढ़कर बेसिक डेमोक्रेसीज की तरफ आना, जो कि मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये इस मरतबा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज ये किया है, ठीक है, बहुत अच्छी पेशरफ्त है। बिल्कुल। अच्छा रहा ये जो प्रेशर इन्होंने बहुत अच्छा, ये चूँकि ये तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है और बड़े लोगों को उनकी साइकी समझते हैं, वोटर की साइकी समझते हैं। जो मेरे जैसा आम बंदा पहली दफ़ा मुंतखब हुआ, अगर से उन्होंने कहा इलेक्टेबल ही ज़्यादा हुए, वो पहली दफ़ा अगर मुंतखब हुआ तो उसने तो पैसे खर्च किए हैं 10 करोड़ 20 करोड़, जी जी, तो उसने 20 करोड़ जो 10 करोड़ या मिनिमम 5 करोड़ रुपया जब खर्च किया है, तो उसने फिर जो प्रोजेक्ट्स उसको मिलने हैं उसने अपने ऊपर भी लगाने हैं, अपने जो वोटर और सपोर्टर हैं जो लाते हैं। और आपको पता है कि ऊपर लेवल तक हम कैसे ब्लैकमेल हुए हैं, चाहे वो किसी ने कुछ फेवर दी या कुछ, ये सिस्टम में प्रॉब्लम है। मैं मुशर्रफ साहब की उस रिफॉर्म से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ जब उन्होंने ग्रेजुएशन की शर्त रखी थी। बिल्कुल सही। उसे अभी भी मैं समझता हूँ एक तो ग्रेजुएशन की शर्त रखी जाए, दूसरा ये कि जो वोटर है उसके मसाइल जब तक मुकम्मल नहीं, उनके मसाइल कैसे, जब आप एजुकेशन पर फोकस करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, शऊर देंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, तो मैं ये समझता हूँ वोटर भी अपने मुंतखब नुमाइंदे से ये उम्मीद करेगा कि ये नेशनल असम्बली में जाकर, प्रोविंशियल असम्बली में जाकर हमारे लिए लेजिस्लेशन करेंगे जो कि इसका असल काम है। ये सड़कें साफ कर लगा दो, नालियां बनवा दो, ये कर दो, ये उनको बेसिक डेमोक्रेसीज वालों को करने दें। लेकिन ये बड़ा तवील सफ़र हमें तय करना पड़ेगा। मगर हम ये समझते हैं जो इमरान खान साहब की विजन थी, जो उनके इलेक्शन से पहले या बाद अज़ा जो नारे थे, और जिस तरह का उनका करिश्मा है और जिस तरह का करिश्मा उन्हें दिखाना चाहिए था, वो शायद अब ये 2 साल हैं उनके पास, और उनके पास मैं समझता हूँ टीम बन गई है, मैच्योर हो गई है, पहले भी थी, हालात शायद ऐसे नहीं थे, मगर जब तक के निचली सतह तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको उनके हकीकी हकूक नहीं मिलेंगे, तो फिर वो आपको यकीनन अपने जो वोट, जो मेंबर है पंजाब असम्बली का या मरकजी असम्बली का, वो ब्लैकमेल करेगा नौकरी की खातर, रोटी की खातर। जब आप हज़ार रुपए देकर वोट लेंगे या और प्रेशर से लेंगे, तो फिर हमारी कौम, जो आपने कहा, वो कौम की सिमत, ये हमारी सोसाइटी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा लगता है, मैं टोटली नहीं कह रहा, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, कि हमारी सोसाइटी जो है सोशल चेंज के बगैर है। हम फिर वहीं खड़े हैं, फिर वही लोग हैं, फिर वही, जैसे इन्होंने कहा इलेक्टेबल सिर्फ यहाँ नहीं है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, कुछ खानदान है, कराची में तो पूरा खानदान ही, एक खानदान ही लगा हुआ है, तो बलोचिस्तान में भी ऐसा। लेकिन मैं डरता ये हूँ जब हम ईस्ट पाकिस्तान में देखते हैं, ठीक है, अब वही हम यहाँ पर देखते हैं, जो आज की गुफ्तगू से मुझे लगा कि एलोकेशन तो होती थी साउथ पंजाब पे, बलोचिस्तान में और इंटीरियर सिंध में, शायद वो खर्च नहीं होती थी टोटल, और उसकी वजह मैंने खुद अयूब को स्टडी किया है, उससे पहले 5 इयर्स प्लान मैंने स्टडी किए हैं, वो इक्वल एलोकेशन होती थी, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान पर ज़्यादा एलोकेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पर खर्च नहीं होती थी, तो खर्च नहीं होती थी, आई एम सॉरी मिनिस्टर साहब, तो वो कोई पठान था या सिंधी था, तो बुरा किसको कहते थे, ब्यूरोक्रेट को, बिल्कुल, कि पंजाबी, ये पंजाबी है। अभी भी ये सारा जो तासर, जो नुकसान होता है ना, वो हमारे वो मुल्क की जो नेशनल इंटेग्रेशन है उसको जाता है, इसको खत्म करना है हमें। ठीक है सर, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? इसके अलावा जो हमारा कमज़ोर तबका है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस पंजाब बजट की जो भी तजावीज़ हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो कितनी इफेक्टिव है ओवरऑल? देखिए, एक जो अभी जो बहस चल रही थी वो तो ये थी कि आप किस तरह से इन फंड्स की जो इनका इस्तेमाल है उसको यकीनी बना सकते हैं। और फिर मिनिस्टर साहब ने कहा, और अपने मसाइल जो वो बता रहे थे कि लोग पूछते हैं कि हमारी ये सड़क, हमारा ये स्कूल, हमारा ये कॉलेज, ये देखिए ये चीज़ें इनको ठीक करना पड़ेगा।
यानी खान साहब का एक जो विजन था जो इससे पहले, वो यही था कि जो असेंबलीज़ हैं वो लेजिस्लेशन के लिए हैं, ठीक है, और ये जो सड़क बनानी है, सोलंग है, सीवरेज है, नाली पक्की करनी है, ये बल्दियाती इदारों का काम है। बिल्कुल सही। तो जो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी बहस ही ये है कि जिसका काम है आप उसे करने वही दें, करें, ठीक है, और जिस खाने में जो रखे हुए हैं इदारे उनको उसी खाने में रहने दिया जाए। ठीक है, तो अगर इसकी तरफ अगर आप हम तवज्जो दें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। ठीक है, इसमें मैं समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ, जानता हूँ कि मसाइल भी हैं इसको अमली जामा पहनाने में। मसलन ये है कि अगर इमरान खान चाहते हैं कि बेसिक डेमोक्रेसीज जो हैं या बल्दियाती इदारे जो हैं वो बनने चाहिए, तो उसकी राह में उन्हें कई सियासी रुकावटें जो हैं वो भी दरपेश हैं। मसलन आप ऐसे कह लें कि अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल के ग्राउंड में दूसरा फरीक अगर हॉकी साथ लेकर आ जाए तो फुटबॉल तो नहीं होगा वहाँ पर, बिल्कुल सही। ठीक है। तो खान साहब को कुछ ऐसे मसाइल जो हैं वो भी दरपेश हैं। वो जितना आइडियलिज्म में एक रहते थे, अब मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार में आके उन्हें इसका अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पर सब कुछ करना जो है इतना आसान नहीं है, चुटकी बजाकर सब कुछ नहीं ठीक होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें चलना जरूर चाहिए, इस तरफ कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। देखिए ना, पंजाब के अंदर बल्दियाती इदारे अगर बहाल हुए हैं तो अभी तक वो उन्हें हमने काम नहीं करने दिया, उन्हें काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि छोटे शहरों को और जनूबी पंजाब को आप वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी दें तो बड़े शहरों के ऊपर दबाव कम होगा। तो इसी तरह से आप बल्दियाती इदारे जो हैं उन्हें प्रमोट करें तो आपके लेजिस्लेटर्स जो हैं उनके ऊपर दबाव कम होगा, वो लेजिस्लेशन में लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। मैं प्रोग्राम के टाइम चुके खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन जहानी गर्दी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद फारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।